नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं लेखिका मृदुला गर्ग द्वारा लिखी गई पाठ जिसका शीर्षक है मेरे संग की औरतें। इस पाठ में लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित्व और स्वभाव पर प्रकाश डाला है। साथ ही यह पाठ उन महिलाओं पर केंद्रित है जिन महिलाओं ने परंपरागत तरीके से जीवन यापन करते हुए भी विचार के स्तर पर जीवन जिया। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस पाठ को समझने की कोशिश करते हैं। लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व के बारे में सुनकर ही बहुत कुछ जान सकी थी, क्योंकि लेखिका की नानी लेखिका के जन्म से पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी। लेखिका अपनी नानी की कहानियां नहीं सुन सकी, लेकिन लेखिका लोगों के लिए कहानियां लिखती है। लेखिका अपनी नानी के बारे में यह जानती थी कि वह एक परंपरावादी, अनपढ़ और पर्दानशीन मतलब पराये मर्दों के सामने अपने मुंह को कपड़े से ढक कर रखने वाली स्त्री थी। उनका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हो गया जो कि विदेशी संस्कृति से बहुत अधिक प्रभावित था। उनके पति कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पढ़कर आए थे और अंग्रेजी रहन सहन के अनुसार ही जिंदगी जीने लगे, लेकिन नानी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वे अपने तरीके से ही जीवन जीती रही। उन्होंने अपने पति की जीवन शैली का कभी भी विरोध नहीं किया। जब नानी अपनी मौत के करीब थी तो उन्होंने अपने पति से कहकर प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को बुलवा लिया। तब घर के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए थे, क्योंकि वह अपनी बेटी की शादी किसी साहब से ना करवाकर स्वतंत्रता सेनानी से करवाना चाहती थी। इसलिए नानी ने यह जिम्मेदारी क्रांतिकारी प्यारेलाल को सौंप दिया। नानी की इस इच्छा से अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि वे विचारों के स्तर पर अपने पति से अलग और आजाद विचारों वाली महिला थी। उनके मन में आजादी की भावना कूट कूट कर भरी थी। लेखिका की मां का विवाह एक पढ़े लिखे होनहार युवक से हो गया, जो कि स्वतंत्रता सेनानी भी था। आजादी के आंदोलन में सक्रिय होने के कारण उन्हें आईसीएस की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। लेखिका की मां दुबली पतली और नाजुक थी। उन्हें खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी, जो कि उनसे बड़ी मुश्किल से संभल पाती थी। लेखिका के पिता के पास कोई पूर्वजों से प्राप्त धन भी नहीं था, लेकिन लेखिका की मां की ईमानदारी, सुंदरता, कोमलता और सहाबी खानदान के कारण परिवार के लोग उनसे प्रभावित थे। वे निष्पक्ष और गैर दुनियादार भी थी, इसलिए कोई उनसे घर के सामान्य कामकाज की उम्मीद भी नहीं करता था। उनकी केवल सलाह ली जाती थी। लेखिका ने अपनी माँ को भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, क्योंकि वे अपने बच्चों के खान पान में अधिक रुचि नहीं लेती थी। उन्हें किताबें पढ़ने और संगीत सुनने का बहुत शौक था। उनके व्यक्तित्व में दो ऐसी विशेषताएं थी जिनके कारण अन्य लोगों पर उनका अत्यधिक प्रभाव था। पहला, कभी झूठ नहीं बोलना, और दूसरा, एक की गोपनीय बात को दूसरे पर प्रकट नहीं करना। घर के कामों में अरुचि और अपनी बीमारी के कारण उनका ज्यादातर समय पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य चर्चा में ही बीतता था। घर में उनका आदर सम्मान था। वे अपने बच्चों के साथ दोस्त की तरह रहा करती थी। लेखिका को उनके पिता ही मातृत्व की कमी पूरी कर दिया करते थे। लेखिका की परदादी को भी संसार में बंधी बंधाई परंपरा से हटकर चलने का शौक था। उन्होंने लेखिका की मां के लिए लड़की की मन्नत मांगी थी। भगवान ने उनकी ऐसी सुनी कि एक के बाद एक 5 लड़कियां हुई। परदादी के विषय में यह प्रसिद्ध था कि भगवान उनकी जरूर सुनते हैं। एक बार की घटना है, जब घर के सभी लोग घर से बाहर एक बारात में गए हुए थे, तो लेखिका की परदादी शोर शराबे से बचने के लिए दूसरे कमरे में जाकर सो गई। तभी चोर दीवार में छेद करके उसी कमरे में घुस गया जिसमें परदादी सोई हुई थी। परदादी ने पूछा, कौन? तो चोर बोला, जी मैं। फिर परदादी ने उससे पानी पिलाने के लिए कहा और अपना खाली लोटा उसे पकड़ा दिया और कुएं से पानी भरने के लिए कहते हुए उन्होंने उसे हिदायत दी कि लोटे के मुंह पर कपड़ा कसकर बांधियो और तरीके से छानियो। यह सुनकर चोर घबरा गया और फिर वह पानी भरने चला गया। जब चोर कुएं से पानी लेकर आया, तब परदादी ने आधा लोटा पानी खुद पिया और आधा चोर को पिला दिया। अब परदादी ने उसके साथ माँ बेटे का संबंध बनाया और कहा कि अब चाहे तू चोरी कर या खेती कर। फिर चोर उसी दिन से चोरी का धंधा छोड़कर खेती करने लगा। लेखिका के घर में सभी को निजी स्तर पर अपने तरीके से जीवन जीने की छूट थी। घर में कोई भी किसी दूसरे की चिट्ठी नहीं खोलता था और ना ही कोई किसी से पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। इन्हीं सब कारणों से लेखिका और उसके 3 भाई बहन लेखन के क्षेत्र में प्रवेश कर पाए। साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब लेखिका 9 साल की थी
उस समय लेखिका को टाइफाइड हो गया था, जिस कारण आजादी के जश्न में वह शामिल नहीं हो सकी। जब लेखिका काफी रोने लगी तब लेखिका के पिताजी ने लेखिका को ब्रादर्स कारामजोव नाम का एक उपन्यास पढ़ने के लिए दिया। उस उपन्यास में बच्चों पर होने वाले अत्याचारों की गाथाएं थी। लेखिका को इस उपन्यास का एक अध्याय तो पहली बार में ही याद हो गया। लेखिका के मन पर इसका इतना प्रभाव पड़ा कि उसके लेखन के महत्वपूर्ण अंश में यह प्रभाव दिखाई पड़ता है, जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, 3 किलो की छोरी इत्यादि, और कठ गुलाब जैसे उपन्यास के कई अंशों में भी इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। लेखिका की परदादी ने जिसके लिए मन्नत मांगी थी वह लेखिका की बड़ी बहन मंजूला भगत थी, जिनका घर का नाम रानी था। लेखिका की 4 बहनें थी और एक भाई था और उसका नाम राजीव था। 5 बहनों में लड़की होने की कोई हीन भावना नहीं थी। 5 बहनों ने बंधी बंधाई परंपरा का पालन करने से इनकार कर दिया। 5 बहनों में से लेखिका दूसरे नंबर पर थी। लेखिका की छोटी बहन का घर का नाम गौरी था और बाहर का नाम चित्रा था। उससे छोटी बहन का नाम रेणु था और फिर सबसे छोटी बहन का नाम अचला था। लेखिका की छोटी बहन रेणु का विचित्र स्वभाव था। वह स्कूल से वापस आते समय गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती थी। वह अपने अनुसार ही जीवन जीना चाहती थी। इसी तरह वह बीए की परीक्षा न देने की जिद पर अड़ गई। वह पूछती थी कि पहले मुझे बताओ कि परीक्षा देने का क्या फायदा है। फिर सभी ने अपने अपने तरीके से उसे खूब समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। अंत में पिताजी के आदेश और इच्छा को मानने के लिए उसे मजबूर होना पड़ा। फिर जैसे तैसे करके उसने बीए पास किया। तीसरी बहन चित्रा भी दबंग किस्म की थी। वह स्वयं पढ़ने में कम और दूसरों को पढ़ाने में अधिक रुचि लेती थी, इसलिए उसके अपने अंक उसके शिष्यों से कम आते थे। शादी के समय उसने एक नजर में लड़का पसंद कर लिया था और ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो इसी लड़के से करेगी, और यह बात लड़के को भी बता दी कि एक बार जो वह ठान लेती है तो करके ही दम लेती है। और अंत में उसी लड़के के साथ उसकी शादी हुई। सबसे छोटी बहन अचला ने ठीक से पढ़ाई लिखाई करके पिताजी की इच्छा अनुसार शादी की। ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से बंधी बंधाई परंपरा पर चल रही है, लेकिन 30 साल की उम्र तक आते आते उसे भी लिखने का शौक हो गया। वह पत्रकारिता और अर्थशास्त्र की छात्रा थी। लेखिका और उसकी सभी बहनें बंधी बंधाई परंपरा से हटकर चली थी। यह उनकी विशेषताएं थी। लेकिन विवाह और घर गृहस्थी के परंपरागत तरीके को सभी ने निभाया। उनका सोचना था कि कोई उद्देश्य सिद्ध करने के लिए घर छोड़ने से कुछ नहीं होता है। घर के अंदर रहकर भी अपनी मर्जी से जीवन जिया जा सकता है। लेखिका अपने विवाह के बाद बिहार के एक कस्बे डालमिया नगर में रहने लगी। वहां की औरतों के साथ लेखिका ने कई सारे नाटक किए, जबकि वहां पुरुष और महिला एक साथ बैठकर पिक्चर भी नहीं देखते थे। ऐसी मानसिकता वाले लोगों को इस बात के लिए तैयार किया गया कि वे पराये मर्दों के साथ मिलकर नाटकों में भाग ले। 4 साल तक नाटक करने के बाद जो धन एकत्रित हुआ उसे अकाल राहत कोष के लिए दे दिया गया। बाद में लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में रही। तब तक उसके 2 बच्चे हो चुके थे जो कि स्कूल जाने की उम्र में पहुंच गए थे, लेकिन वहां पर कोई ढंग का विद्यालय नहीं था। विद्यालय खोलने के लिए लेखिका की कैथोलिक बिशप से बहस हो गई। इसके बाद लेखिका ने तय किया कि वह स्वयं अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ तीनों भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल खोलेगी और कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाएगी। फिर लेखिका ने अपने बलबूते पर एक ऐसा प्राइमरी विद्यालय खोल दिया जहां पर लेखिका के बच्चे और अन्य अफसरों के बच्चे भी इसी विद्यालय में पढ़ने लगे। लेखिका खुद को अपनी छोटी बहन रेणु से कम आंकती थी, फिर भी लेखिका अपने जिद्दीपन के कारण हर जगह सफल रही, खास तौर पर लेखन के क्षेत्र में। लेखिका एक बार की घटना को याद करते हुए रेणु के बारे में लिखती है कि दिल्ली में साल 1950 के अंतिम दौर में 9 इंच तक काफी तेज बारिश हुई। जब रेणु की स्कूल बस नहीं आई तो सब लोगों ने उसे स्कूल जाने से मना किया कि स्कूल बंद होगा, लेकिन फिर भी वह नहीं मानी। अपनी धुन की पक्की होने के कारण 2 मील पैदल चलकर गई और फिर उतना ही पैदल चलकर वापस आई क्योंकि स्कूल बंद था। लेखिका का मानना है कि सचमुच अपनी धुन में मंजिल की ओर बढ़ते जाना और अकेलेपन का मजा ही कुछ और होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।